हाय नमस्कार टीमर्स, आज तारीख 21 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। आर्टिकल डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, ये अपने घरों की ओर जा रहे थे तो इनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की जाती है और किस प्रकार से इनको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस पिक्चर में इनके ब्लड को दिखाया गया है कि इनके पैरों के नीचे से ब्लड तक आ गए थे, ये इस तरह से पैदल जा रहे थे और पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या आ रहा है कि ये कोरोना वायरस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, ये एक तरह से कटाक्ष करते हैं, गवर्नमेंट का विरोध करते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। हमारे पास आज के डेट पे पहला आर्टिकल है, वो इस स्टेट की रेल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग है। राइटर्स जब पूरी स्टोरी की शुरुआत करते हैं कि ह्यूमैनिटी ने जब जब प्रॉब्लम का सामना किया है तब तब उसका समाधान स्टेट एक्टर ने ही निकाला है। 19 मीन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेम तरह की समस्या आ खड़ी पड़ती है कि प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के अंदर बेरोजगारी थी, लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने बोला कि हम इन्हें सोल्यूशन देंगे, हम इन्हें रोजगार देंगे, बस आपको करना क्या है कि स्टेट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद को लिमिट कर लेना है। मीन हर जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है कि गवर्नमेंट को अपना हाथ हटाना होगा और प्राइवेट एंटिटीज़ को कुछ चीज़ें सौंप देनी होगी, हर जगह से लाइसेंस राज को हटाना होगा, फिर हम इस समस्या का समाधान हम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मीन उन्होंने नौकरी दी, उन्होंने जॉब दिया, उन्होंने इकोनॉमी को रन करवाया, लेकिन पैंडमिक की सिचुएशन में अगर हम आज की सिचुएशन में देखें तो कह रहे वो सोल्यूशन यहाँ पर काम नहीं कर रहा। स्टेट का काम क्या होता है कि हेल्थ को, एजुकेशन को, सिक्योरिटी को और एम्प्लॉयबिलिटी को उन्हें प्रोवाइड करवाना होता है। लेकिन आज के डेट में पैंडमिक की सिचुएशन में जब लॉकडाउन इशू हो गया है, लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी IMF के डेटा के अकॉर्डिंग 6% कंप्रेस हुई जा रही है। इस कंप्रेशन के दौर में अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ रही है, बेरोजगारी फिर से बढ़ रही है और हेल्थ इश्यूज, सिक्योरिटी के इश्यूज फिर से खड़े हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम प्राइवेट एंटिटीज़ को सारी चीज़ें दे दी गई थी, अभी आज की डेट पे राइटर के अकॉर्डिंग स्टेट को चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए और जो लोग बिल्कुल मार्जिनल में जी रहे हैं, लाइक अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गए, हेल्थ केयर वर्कर हो गए और अदर एंटिटीज़ हो गई जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट को सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए, गवर्नमेंट को चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। हमें उन प्राइवेट एंटिटीज़ को भी अपने अधिग्रहण में ले लेना चाहिए यदि वो इसके आड़े आते हैं तो। राइटर के अनुसार यदि आज स्टेट इन लोगों की मदद अगर नहीं करता जिनकी आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंटिटीज़ नहीं है, तो ये उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। लेकिन जिनकी आवाज़ नहीं है उनकी भी आवाज़ गवर्नमेंट को सुननी होगी, उनकी भी प्रॉब्लम का समाधान गवर्नमेंट को करना होगा। और हर चीज़ प्राइवेट को दे देना करें इसका सोल्यूशन नहीं है। करें एक सीमा तक हमें सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने होंगे जिससे लोगों का विश्वास गवर्नमेंट के प्रति बना रहे और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट और लोगों का ये बना रहे। अगर ये एक बार टूट जाता है तो इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अगला आर्टिकल हमारे पास है, एक राइटर है, फीमेल राइटर हैं, ये महिलाओं की समस्याओं के बारे में लिखती हैं। कहती हैं कि जब जब समस्याएं आई हैं, जब जब इस तरह की त्रासदी कैटास्ट्रॉफिक आई हैं, तब तब महिलाओं को ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। 2004 की अगर सुनामी की बात करें तो उस वक्त भी शेल्टर्स में रह रही महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। उस वक्त होता क्या है कि जब लोग शेल्टर्स में रह रहे थे, जब लोग एक तंबू में रह रहे थे, उस वक्त भी महिलाओं को 2-3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला कि वो अपनी फैमिलीज़ को सर्च कर रही थी जो बाढ़ में इधर उधर भटक गए थे। सेकेंड थिंग, वो मेल एब्यूज़ का भी सामना कर रही थी जो डे टू डे रूटीन की मीन जो रोजी रोटी होता है कह रहे उसे फाइंड आउट करने के लिए मेल एब्यूज़ का भी सामना वो करती हैं। थर्ड थिंग कि उनके लिए प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था नहीं थी। एक फीमेल को एक हाइजीन की ज़रूरत होती है, कह रहे हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं की गई थी। आगे जब बात करती हैं राइटर, कहती हैं कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उसमें 70% तो महिलाएं केवल काम करती हैं और यदि नर्सों की बात की जाए तो 79% नर्सें केवल महिलाएं हैं। केवल इन महिलाओं की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज जब पेंडेमिक की सिचुएशन है, आज भी जो बिल्कुल फोर फ्रंट पे जो आशा वर्कर हैं इंडिया में जो काम कर रही हैं वो सब महिलाएं ही हैं।
लेकिन महिलाएं तरह तरह की समस्याओं का सामना करती हैं, किंतु उसे या तो इग्नोर कर दिया जाता है या तो उन्हें कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। फिर राइटर कुछ प्रॉब्लम की बात बताती हैं, कहती हैं कि प्री मैच्योरेशन प्रॉब्लम हो गई, या मोनोपॉज की प्रॉब्लम हो गई, या डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के टाइम में डिप्रेशन की बात हो गई। कह रहे हैं ये 2-3 तरह की प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, कह रहे हैं जो मेल बॉडी को तो पता ही नहीं होती है और वो इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, और उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस का खतरा। इवन एक डेटा यहाँ पर शेयर करती हैं, कहती हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे 2015-16 के अनुसार 30% महिलाओं ने डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है। कह रहे हैं कि महिलाओं की इस तरह की समस्याएं जब जब पैंडेमिक या जब जब इस तरह की कैटास्ट्रॉफिक चीज़ें आती हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को सामना करना पड़ता है तो महिलाओं को सामना करना पड़ता है। और ना केवल जिस फैमिली में अगर कोई दोनों कपल काम कर रहे हैं तो दोनों कपल काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक फीमेल पर एक्स्ट्रा बर्डन होता है फैमिली को रन करवाने का, काम करने का, घर के भी काम निपटाने का। तो उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है, इस तरह का डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कह रहे हैं उस पर किसी की निगाह नहीं जाती है। कह रहे हमें उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो यूनिट है, कह रहे वो एक महिलाएं ही होती हैं। और इवन जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हेल्थ सिस्टम है, यदि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं तो प्रॉपर ये पूरा सिस्टम चल नहीं पाएगा, और हमें इंडिया को, न केवल इंडिया को बल्कि पूरे दुनिया को, कह रहे एक दूसरा रूप देखना पड़ सकता है, कह रहे जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने अभी की भी नहीं है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास अगला आर्टिकल है, इंडिया ने एफडीआई को किसी भी फॉरेन एंटिटीज मीन नेबरिंग कंट्रीज से एफडीआई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और इसके लिए बोला है कि पहले कैबिनेट की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। एफडीआई भारत में आने के लिए अब गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। लेकिन राइटर के अनुसार कि अदर स्टेट जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, केवल हमने इन्हीं को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन चाइनीज़ को सपोर्ट करने वाले अदर जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, यदि वो एफडीआई में भारत में यदि वो निवेश करना चाहें तो वो आज भी कर सकते हैं। तो चाइना तो इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर ही सकता है, और टोटली पूरी तरह से बैन कर देना एफडीआई को, करें ये अच्छा समाधान नहीं है। राइटर इसका फिर एक समाधान भी देते हैं, कहते हैं हमें ब्राउन फील्ड में, जिस तरह से अभी हमारे प्राइवेट एंटिटीज़ के, प्राइवेट कंपनीज़ के शेयर गिरे हुए हैं, तो चाइनीज़ कंपनी परचेज कर सकती हैं उस शेयर को और बाद में इक्विटी का प्रॉफिट उठा सकती हैं। कह रहे हम इसे तो रोक सकते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम एफडीआई को ब्राउन फील्ड में, मीन ऐसे सेक्टर में जहां पर काम चल रहा है, ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री रन कर रही है, हम एफडीआई को उसमें आने से तो रोक सकते हैं। लेकिन यदि हम ग्रीन फील्ड में एफडीआई को आने दें तो इंडिया को कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उसे और कैपिटल मिल जाएगा। ग्रीन फील्ड वो सेक्टर होते हैं जहां पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, जहां पर प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। जहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है उसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो राइटर के अनुसार हमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में अप्रूवल 100% दे देना चाहिए, लेकिन ब्राउन फील्ड में अप्रूवल हमें रोक देना चाहिए। करें ये ज़्यादा अच्छा समाधान होगा। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। इसमें साउथ कोरिया में चुनाव होता है और रूलिंग गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी वोट से जीत जाती है। इसमें राइटर का कहना है कि कोविड-19 से जिस तरह से वो डील करते हैं, जिस तरह से वो उसे कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब होते हैं, कह रहे हैं उसका एक अहम योगदान रहता है, और 183 सीटें जीत जाते हैं, जबकि उनकी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो केवल 103 सीट जीत पाती है। इससे ज़्यादा फॉरेन की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। फिर ये आगे जो इस वाले आर्टिकल में बात की जाती है, एक एयरफील्ड कमांडर हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि इंडिया की एयरफोर्स किस तरह से काम करती है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आगे का जो हमारे पास आर्टिकल है वो आरोग्य सेतु के अकॉर्डिंग है। आरोग्य सेतु ऐप है जिसमें हमें ब्लूटूथ और अपना ब्लूटूथ और लोकेशन ये दोनों ऑन करना होता है, जिस सिस्टम पर ये आरोग्य सेतु ऐप काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर राइटर 2-3 क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। कहते हैं क्या है कि आपने फंडामेंटल राइट होता है हमारा कि हम जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं, हम जब चाहे तब बाहर निकल सकते हैं, और हमारी मर्जी है कि हमें कोई ट्रेस करे या न करे। कह रहे हैं आपको अगर ये करना भी था तो आपको एक लॉ लेकर के आना चाहिए था। आप इस तरह से एक एप्लीकेशन को लोगों के सेलफोन में इंस्टॉल करके आप एक गवर्नमेंट का एक तरह से बिग बॉस के टाइप आप सर्वेलांस भी तो कर सकते हो। कह रहे हैं इस प्रकार का
कह रहे हैं पैंडेमिक को टैकल करना, पैंडेमिक को रोकना, ये तो ठीक है, एक बहाना भी तो हो सकता है। कह रहे यदि आपको ऐसा करना है तो प्रॉपर पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह की स्कीम को या इस तरह की बातों को आपको सिटीजन्स के सामने ले करके आना चाहिए था, क्योंकि ये व्यक्तिगत डेटा का मामला है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। अभी भी डेटा की सिक्योरिटी का आह्वान आपने नहीं किया हुआ है, आपने ये इंश्योर नहीं किया हुआ है कि जो डेटा आप हमारे एप्लीकेशन से या हमारे सेलफोन से लोगे उसकी सिक्योरिटी के बारे में आपने इंश्योरिटी नहीं दी है। केवल एक रॉ डेटा होगा और डेटा का मिसयूज हो सकता है। इस प्रकार से किसी एक पर्सन का फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए और लॉ बना करके इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। आज के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच।